हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर वन में आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत कला एवं संस्कृति के अंतर्गत पाल कला को देखने वाले हैं। पाल कला इसके पहले वाले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी जरूर देख सकते हैं, जिनमें मैंने बहुत सारी बातें की है। जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए गए हैं उनके अलावा बहुत सारी बातें की है, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना हो तो आंसर लिखते समय आपको भूमिका कैसे तैयार करनी होती है, मतलब जो भी कंटेंट्स आपके पास उपलब्ध है उनको यूज करते हुए आप भूमिका को कैसे तैयार करेंगे, भूमिका कैसे लिखेंगे। उसके बाद बॉडी की बात आती है, फिर निष्कर्ष की बात आती है, कंक्लूजन की बात आती है कि आप उसको कंक्लूड कैसे करेंगे। सारी बातें मैंने बताई है, काफ़ी कुछ आइडिया दिया है, फिर भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा तो फिर से अच्छे से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पिछले वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए, जिनमें पूरी की पूरी जनजातीय विद्रोह कंप्लीट हो गई है और मौर्य कला को भी डिस्कस कर लिया गया है। इसमें हम पाल कला की बात करने वाले हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें भी मैं बताते रहूँगा, काफ़ी कुछ आइडिया देते रहूँगा। देखिए, पाल कला की बात कर लीजिए तो भूमिका में देखिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का जो डिमांड है, क्वेश्चन की जो मांग है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को लिखना होता है, भूमिका तैयार करनी होती है, फिर बॉडी, फिर आपको कंक्लूड करना होता है। फिर भी एक जनरल से इंट्रोडक्शन की बात कीजिए, सामान्य से इंट्रोडक्शन की बात कीजिए, सामान्य सी भूमिका की बात कीजिए, तो इन बातों को आप इंक्लूड उसमें कर सकते हैं। जैसे कला जो है मानव के रचनात्मक कल्पनाओं की एक मूर्त अभिव्यक्ति है। ये तो जनरल सी बात है, पिछली मौर्य कला में भी मैंने ये बात बताई थी। मूर्त अभिव्यक्ति मतलब जो दिख सके, मूर्त मतलब जो दिख सके, सामने दिख सके, मूर्त अभिव्यक्ति है। तो आप ऐसे इंट्रोडक्शन में यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, टाइम पीरियड की बात की जाए, पाल कला की बात की जाए तो पाल वंश का मतलब जो पाल वंश था उसी के शासन के अंतर्गत ये कला जो है फलती फूलती है। तो ये शताब्दी ध्यान रख सकते हैं, 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच। और उसके बाद उसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि उस समय का जो जनजीवन था ना, मतलब तात्कालिक जो जनजीवन था उसका चित्रण इसमें देखने को मिलता है विशेष रूप से। और ये पाल कला पर बौद्ध एवं हिंदू धर्म का प्रभाव, ठीक है, दोनों धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, धार्मिक सौहार्द का परिचय देखने को मिलता है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में यूज भी कर सकते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन का जो डिमांड होगा ना उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को, मतलब भूमिका हो, मतलब आंसर को लिखना होता है, कहने का मतलब ये है। फिर भी जनरल से इंट्रोडक्शन की बात कीजिए, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, पाल कला से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो इन बातों को आप यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, पाल कला की बात की जाए तो पाल कला से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती है, कंटेंट्स की बात की जाए तो सबको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। मतलब इतनी बातें अगर ध्यान में रखते हैं तो पाल कला से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में तो आप आसानी से लिख पाएंगे। विशेष रूप से आपको इसमें जो भी कला है, कला की बात की जाए तो आपको विशेषताओं को ध्यान में रखना है। जिस भी टाइप की कला है ना, उनकी विशेषता क्या है, विशेषता इंपॉर्टेंट है। मुख्य फोकस जो क्वेश्चन का होता है वो विशेषता पर ही होता है। चलिए, तो पाल कला को मैंने यहाँ पर कैटेगराइज करके दिखा दिया है, तो आप भी ऐसे फ्लो चार्ट बना सकते हैं। जहाँ भी फ्लो चार्ट हो, डायग्राम हो, जहाँ भी स्कोप दिखता है ना, आप वहाँ पर ज़रूर बनाइए। इससे क्या होगा, आपको टाइम बचेगा आंसर लिखने में और मार्क्स भी मिलते हैं ज़्यादा, मतलब 1-2 मार्क्स भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं तो बहुत होता है। टाइम भी बच जाएगा, वो टाइम बचेगा तो आप किसी और क्वेश्चन के आंसर पर टाइम दे सकते हैं, ठीक है। तो पाल कला की बात की जाए तो इसको 3 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। एक तो हो जाएगी स्थापत्य कला, दूसरी चित्रकला, तीसरी मूर्ति कला। स्थापत्य कला के अंतर्गत कौन कौन सी कलाएं देखने को मिलती हैं? स्थापत्य में महाविहार देखने को मिलता है। महाविहार का मैंने एग्जाम्पल दे दिया, जैसे उदंतपुरी, ये बिहार शरीफ में उदंतपुरी है, नालंदा है, नालंदा महाविहार, ये विक्रमशिला भागलपुर में, तो एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ दिखा दिया है। फिर चैत्य है, स्थापत्य कला के अंतर्गत चैत्य दिखने को मिलते हैं, स्तूप, मंदिर, एग्जाम्पल्स भी मैंने इंक्लूड किया, आप नीचे लिख सकते हैं। हम सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखिए तो सही, इन सारी बातों को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, इन सारी बातों को नीचे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर चित्रकला की बात कर ली जाए तो चित्रकला में आप भित्ति चित्रकला देखेंगे, मतलब भित्ति मतलब दीवार पर, भित्ति चित्रकला दीवार पर जो चित्रकला बनाई जाती है। फिर पांडुलिपि चित्रकला, मैन्युस्क्रिप्ट की बात कीजिए जो हाथ से लिखा हुआ होता था। उसके बाद ये मूर्ति कला की बात कर ली, मूर्ति कला के अंतर्गत आप कांस्य मूर्ति कला देखेंगे पाल कला के अंतर्गत। फिर पत्थर या फिर प्रस्तर की मूर्ति कला भी देखने को मिलती हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ भी देखने को मिलेंगी। सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर दिखा सकते हैं, जब हम नीचे पढ़ेंगे ना तो उनमें आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जब आप आंसर लिखिएगा या फिर जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो वहाँ पर आप आदत डाल लीजिएगा, मतलब ये खींचने के बाद एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया, एक एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया, या इनके बारे में थोड़ा सा यहाँ बता दीजिए, यहाँ थोड़ा सा बता दीजिए, यहाँ पर भी, ठीक है। ना भी दिखाएंगे तो चलेगा, लास्ट में मतलब इतना से आइडिया तो मिल ही जाएगा ना सामने वाले को
एग्जामिनर को कि हाँ आप जानते हैं, बाकी नीचे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक, ऊपर जगह नहीं है तो मतलब ऊपर कहने का मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें यहीं पर एक्सप्लेन कर दिए, मोटा मोटी यहाँ आइडिया दे देना है कि हाँ सब कुछ जानते हैं आप। चलिए स्थापत्य कला की बात कर ली जाए तो स्थापत्य कला महाविहार की बात करते हैं तो महाविहार के एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। उदंतपुरी हो गया, नालंदा हो गया, विक्रमशिला हो गया। ठीक, ये यहाँ से महाविहार के अवशेष प्राप्त होते हैं। और उदंतपुरी महाविहार की बात कर ली जाए तो ये बिहार शरीफ के निकट, और इसको बनवाया किसने था उदंतपुरी महाविहार? तो पाल वंश के संस्थापक जो थे कौन? गोपाल ने बनवाया था। उसके बाद विक्रमशिला की बात कर ली जाए तो विक्रमशिला जो कि वर्तमान भागलपुर में है, कहाँ पर है? भागलपुर में है। इसको किसने बनवाया था? पाल वंश का शासक कौन है? धर्मपाल ने बनवाया था। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा मैप बनाया है। आप भी जहाँ पर स्कोप मिलता है आप मैप में दिखाना चाहते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट जगह है ना, इंपॉर्टेंट जगह को मैप में दिखा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर उदंतपुरी को दिखा दिया है, नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय को दिखा दिया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय या फिर महाविहार को यहाँ पर दिखा दिया है भागलपुर में। यहाँ पर देख रहे हैं ना। तो छोटा सा मैप यहाँ पर मैंने बस अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बनाया है। बाकी आप आंसर लिखेंगे तो छोटा थोड़ी बनाएंगे, बीच में बना लीजिएगा, बीच में बना लीजिएगा, ऐसे घेर दीजिएगा। ठीक है। उसके बाद हाँ देखिए, हम विशेषता की बात करेंगे। स्तूप की बात कर ली जाए तो देखिए यहाँ पर मैंने फिगर नहीं बनाया है, फोटो नहीं बनाया है। पिछले वीडियो मौर्य कलम मैंने बनाया है तो मौर्य कलम वाला आप डायग्राम ध्यान में रखिएगा और फिगर जरूर बना लीजिएगा, फिगर जरूर बना लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर ये बताया था स्तूप, यहाँ पर ये स्तूप है और कैसे जल्दी से खींचेंगे इस डायग्राम को ये भी मैंने सिखाया था उसमें, तो ज़रूर बना लीजिएगा। उसके बाद अब बात कर ली जाए कट्ठे, उसके बाद बात कर ली जाए चैत्य या फिर चैत्य की बात कर ली जाए तो ये सब एक मिनट रुकेगा। हाँ, चैत्य की बात कर, चैत्य और मंदिर अलग अलग है, मतलब दोनों बातें एक ही में मैंने यहाँ इंक्लूड कर दी हैं। मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित हो गया तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, आप ये भी सोच सकते हैं कि चैत्य, स्तूप, महाविहार, ये तो इनमें डिफरेंस फिर क्या है। देखिए चैत्य की बात की जाए ना तो ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा स्थल होता था ना, पूजा स्थल, वो चैत्य होता था। हाँ, जब वो पूजा स्थल है तो उसमें स्तूप का होना भी अनिवार्य है, तो उसमें स्तूप भी आपको मिल जाएगा, चैत्य में स्तूप भी मिल जाएगा। और महाविहार की बात की जाए तो ये जो भिक्षु होते थे, बौद्ध भिक्षु, उनके निवास के लिए, उनके रहने के लिए जो जगह बनाई जाती थी ना, उनको विहार बोला जाता था, विहार, महाविहार। ठीक है, अब समझ पा रहे हैं इन बातों को, थोड़ा सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया। बाकी चलिए ये देख सकते हैं चैत्य या फिर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर में आप ये एग्जाम्पल ध्यान में रख सकते हैं कि महिपाल के द्वारा काशी में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया पाल वंश के टाइम में। उसके बाद कहलगांव में गुफा मंदिर का निर्माण कराया गया। गया के विष्णुपद मंदिर का कुछ भाग पालकालीन है, तो इतना ध्यान रख सकते हैं। गया के विष्णुपद मंदिर का कुछ भाग जो है, जैसे ऊपर मैंने चैत्य और मंदिर दिखाया था ना, तो विष्णुपद मंदिर यहाँ पर दिखा सकते हैं। यही मैंने बोला था आपको, एग्जाम्पल एक दो लिख सकते हैं, आपको लगता है तो, याद आता है तो। अगर कॉन्फिडेंट नहीं है आप तो छोड़ सकते हैं, नीचे आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कहाँ गया? तो गया के विष्णुपद मंदिर का कुछ भाग पालकालीन है। शेष जो बचा हुआ भाग था ना, पूरे मंदिर का निर्माण किसने करवाया? होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा कराया गया। विशेषता की बात कर ली जाए, स्थापत्य कला की बात कर ली जाए, स्थापत्य कला की विशेषता की बात कर ली जाए तो देखिए अधिकांशतः जो स्थापत्य है ना वो ईंट से निर्मित है, ईंट के द्वारा बनाया गया है, चाहे चैत्य हो, महाविहार हो, मंदिर हो, स्तूप हो। ठीक है। हाँ, हिंदू व बौद्ध धर्म दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। हाँ, महाविहारों के साथ साथ बौद्ध भिक्षु निवास केंद्र का प्रभाव है। ठीक है, महाविहारों के साथ साथ तालाब का निर्माण भी कराया गया है। दोनों महाविहार के साथ साथ तालाब बनाया गया है, तालाब का भी निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, स्थापत्य कला की बात की जा रही है, स्थापत्य कला की विशेषता की बात की जाए तो महाविहार के साथ साथ आपको तालाब का भी निर्माण देखने को मिलेगा। और उसके बाद ये शायद बौद्ध भिक्षु निवास केंद्र ये रिपीट हो गया है लगता है, ये वाला, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। बौद्ध भिक्षु निवास केंद्र का प्रभाव ये ध्यान रखिएगा, ये लगता है ऊपर गलती से लिखा गया। ठीक है, नीचे वाली भी बात ऊपर में सेम। खैर, उसके बाद ये देख लीजिए मठ एवं स्तूपों का जो निर्माण है छोटे पैमाने, मठ और स्तूपों का निर्माण हुआ है लेकिन थोड़ा छोटे पैमाने पर हुआ है। चित्रकला की बात कर ली जाए तो देखिए, चित्रकला में बात की जाए तो चित्रकला की विशेषता की बात करें तो देखिए भित्ति चित्र व पांडुलिपि चित्र का प्रचलन था उस समय पाल कला में। भित्ति मतलब दीवार पर जो चित्र बनाते हैं, पांडुलिपि कहने का मतलब जैसे होता है ना पेपर पर कुछ लिख दिया, तो पेपर पर नहीं लिखा जाता था, हाथ से कुछ लिख दिया, हाथ से लिखी हुई जो चीज़ें होती थी पेपर पर, उसको पांडुलिपि बोलते थे।
तो वहाँ पर पांडुलिपि जो पांडुलिपि का चित्रण किया गया, मतलब जो लिखा जाता था वो किस पर लिखा गया है? विशेष रूप से देखिएगा ताड़पत्र पर। यहाँ पर पांडुलिपि का चित्रण किस पर देखने को मिलता है? ताड़पत्र पर, ताड़पत्र पर। हाँ, तो ये देख सकते हैं भित्ति चित्र और पांडुलिपि चित्र का प्रचलन आपको देखने को मिलेगा। और भित्ति चित्र का प्रमुख अवशेष जो प्राप्त हुआ है कहाँ से? नालंदा से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। चित्रकला पर बौद्ध धर्म के महायान शाखा का प्रभाव देखने को मिलता है। चित्रकला पर तंत्र और मंत्र का भी प्रभाव देखने को मिलता है। प्रमुख रंग जो प्रयोग किए गए हैं, गहरे लाल, नीला, काला, तो ये रंग प्रयोग किए गए हैं। ये सारी विशेषताएं हैं। पांडुलिपि का चित्रण जो है ताड़पत्र पर किया गया है। पांडुलिपि चित्रण तार पर किया गया है। पांडुलिपि का मतलब समझ रहे हैं ना, इसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, कुछ भी मतलब लिखना हो, जैसे मैंने ये लिखा है पेपर पर लिख दिया है, हाथ से ही लिखा है, तो वैसे ही उस टाइम पांडुलिपि ताड़पत्र पर लिखा गया है। ठीक, तो ये देख सकते हैं ताड़पत्र पर चित्रण किया गया, जिसका एग्जाम्पल है, श्रेष्ठ एग्जाम्पल आप ये ध्यान रख सकते हैं, अष्ट सहस्त्रिका जो है, अष्ट सहस्त्रिका प्रज्ञा परमिता पंचरक्ष। ये कहाँ पर अभी उपलब्ध है? लंदन के पुस्तकालय में ये आपको मिल जाएगा देखने को। और उसके बाद बात की जाए तो हाँ, ये भी देख सकते हैं चित्रकला में फूल, वृक्ष, ज्यामितीय आकृति, पशु आदि के चित्रण देखने को मिलेंगे। चित्र शैली की बात की जाए तो अजंता के चित्रों से मिलती जुलती है चित्र शैली। फिर महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का चित्रांकन किया गया। अभी हम देखेंगे महात्मा बुद्ध की जो जीवन की जो घटनाएं हुई हैं, महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाएं बहुत सारी, आगे मूर्तिकला में भी देख लेंगे। देखिए, मूर्तिकला की बात की जाए तो मूर्तिकला को 3 भागों में कैटेगराइज कर लेते हैं। एक तो कर लेते हैं कांस्य मूर्तिकला। कांस्य मूर्तिकला को हम कांस्य मूर्तिकला की बात की जाए, उसके बाद प्रस्तर की बात करते हैं, फिर मृण मूर्तियों की बात कर लेंगे। कांस्य मूर्तिकला की बात की जाए तो जो प्रमुख कांस्य मूर्तिकार रहे वो कौन रहे, ये नाम ध्यान रख सकते हैं, धीमन और धीमन का जो पुत्र है विठपाल। ये दोनों की बात कर लिया, धीमन और विठपाल की बात कर लिए, तो बस ध्यान रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि धर्मपाल व देवपाल के समकालीन थे ये। हाँ, बोध गया, राजगीर, भागलपुर, नालंदा से अवशेष प्राप्त होते हैं कांस्य मूर्तिकला के, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। मूर्तियाँ काफ़ी अलंकृत है, ये विशेषता में ध्यान रखिएगा। विशेषता की बात कर लीजिए, कांस्य मूर्तिकला की विशेषता की बात की जाए तो मूर्तियाँ काफ़ी अलंकृत हैं और कांस्य मूर्ति जो है सांचे में ढालकर बनाई जाती थी, यही विशेषता में ध्यान रख सकते हैं। धातु मिश्रण की उन्नत तकनीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि धातु कौन कौन से धातु को मिलाकर कांसा बनाया जाता है, ठीक है ना, ब्रॉन्ज। सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा। तो धातु मिश्रण की उन्नत तकनीक देखने को मिलती है आपको, तो ये भी विशेषता में ध्यान रख सकते हैं। बौद्ध एवं हिंदू धर्म का प्रभाव है। बौद्ध धर्म से संबंधित मैंने यहाँ पर बुद्ध की मूर्ति का एग्जाम्पल दे दिया है, बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति का। और हिंदू धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है, उसमें आप एग्जाम्पल जरूर दिखा सकते हैं, विष्णु बलराम की मूर्ति आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है ना, क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, विशेषता पूछ ली जाती है आपको पाल कला से संबंधित, फिर उसी में पूछ लिया जाता है कि क्या आपको लगता है कि पाल कला के द्वारा धार्मिक सौहार्द का परिचय दिया गया है। तो आपको अगर लगता है कि हाँ परिचय दिया गया है, तो आपको वो बोलते हुए कि हाँ परिचय दिया गया है, ये एग्जाम्पल इंक्लूड करना होगा, इन एग्जाम्पल्स को शामिल करना होगा कि बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती है, विष्णु बलराम की मूर्तियाँ मिलती हैं, ये सारी। तो एग्जाम्पल्स इसीलिए आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आप अपने आप को जस्टिफाई कर सके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ आपको ये लगता है तो आप एग्जाम्पल देके बताइए कि हाँ ऐसा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि धार्मिक सौहार्द का परिचय दिया गया है पाल कला के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी बातें होती हैं, ऐसे क्वेश्चन को सोचना होता है, ऐसे आंसर को लिखना होता है, और जो भी कंटेंट्स हैं वहाँ से आपको आंसर को ऐसे निकालना होता है डिमांड के अकॉर्डिंग। ठीक है, पत्थर की मूर्तिकला की बात की जाए, प्रस्तर मूर्तिकला की बात की जाए तो काले बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो ये विशेषता में आप ध्यान रख सकते हैं, जो कि संथाल, परगना व मुंगेर से प्राप्त किए जाते थे। तो ये तो बस ऐसे ही ध्यान रख सकते हैं, बाकी ये काले बेसाल्ट पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो ये विशेषता में ध्यान रख सकते हैं। प्रमुख रूप से शरीर के अग्रभाग का दृश्यांकन किया गया है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। अधिकांशतः मूर्तियाँ जो है हस्त निर्मित है, ये सारी विशेषताएं हैं, ध्यान रखिएगा। प्रमुख रूप से बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया है, साथ ही हिंदू धर्म के देवी देवताओं का भी निर्माण किया गया है पत्थर की मूर्तिकला में। ठीक है ना। हाँ, मूर्तिकला से तत्कालीन जो सामाजिक धार्मिक सहिष्णुता का पता चलता है। कैसे पता चलता है? अभी ऊपर भी हमने देखा है और यहाँ पर भी दिख ही रहा है आपको। हिंदू और बौद्ध मूर्तियों का भी, बुद्ध की मूर्तियों का भी निर्माण देखने को मिलता है, हिंदू धर्म के देवी देवताओं का भी निर्माण देखने को मिलता है। ठीक है, बुद्ध से संबंधित विभिन्न प्रकार के चित्र जैसे मंजूश्री, तारा, मैत्रेय, हतग्रीव और बोधिसत्व की मूर्तियों में ये प्रदर्शन देखने को मिलता है। ठीक है ना।
इन सब चीज़ों का मूर्तियों में प्रदर्शन देखने को मिलता है, ये तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात कर ली जाए, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ। हिंदू देवी देवताओं में जैसे गणेश, बलराम, विष्णु, सूर्य की मूर्तियाँ देखने को मिलती हैं। शैव मत व जैन मत का प्रभाव अत्यंत सीमित है। तो बस ये क्या बोलते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं। बाकी ये सब जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मूर्तियाँ सुंदर व कला की परिपक्वता का प्रदर्शन है। मूर्तियाँ जो हैं सुंदर हैं देखने में और कला की परिपक्वता का प्रदर्शन देखने को मिलता है, तो ये भी विशेषता में ध्यान रख सकते हैं। मूर्तियों में पॉलिश का प्रयोग व चमक देखने को मिलती है। तो देखिए, जहाँ पर मैंने दिखाया नहीं कि ये विशेषता है, आप खुद भी सोच सकते हैं कि ये विशेषता है, ठीक है ना। तो अब उसके बाद देखिए, मूर्तियों में महात्मा बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं का प्रदर्शन, जैसे कि बुद्ध का जन्म, बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, प्रथम उपदेश, फिर निर्माण, ठीक। तो ये सारी घटनाएं हैं, उनका प्रदर्शन किया गया है मूर्तियों के द्वारा। फिर मिट्टी की मूर्तियों की बात की जाए, मिट्टी की मूर्तियों में आप ये भागलपुर से ये ध्यान रख सकते हैं कि अंतिचक के विक्रमशिला महाविहार से अवशेष प्राप्त होते हैं मिट्टी की मूर्तियों के, भागलपुर में है ये। और सामान्यतः जो सजावट हेतु प्रयुक्त किए गए हैं मिट्टी की मूर्तियों की बात की जाए तो इकाई के लिए प्रयोग किए जाते थे, सजावट के लिए, और कुछ धार्मिक विषय से भी संबंधित है। सामान्यतः सजावट के लिए प्रयोग में लाए गए हैं मिट्टी की मूर्तियों की बात की जाए तो, कुछ धार्मिक विषय से भी संबंधित है। हाँ, मृण मूर्ति की बात की जाए, मिट्टी की मूर्ति की बात की जाए तो इसका जो उत्कृष्ट नमूना है, इसका सर्वश्रेष्ठ जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हाथ में आईना लेकर श्रृंगार करती हुई स्त्री की मूर्ति। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके बाद बात कर ली जाए कि आलोचना किस बात पर की जाती है, पाल कला को लेकर बात की जाए तो किस बात पर आलोचना की जाती है। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे, जहाँ भी आपको मूल्यांकन, आलोचना, परीक्षण, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ पर आलोचना भी आपको ध्यान में रखनी होगी। लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप कंक्लूड करने जाएंगे, निष्कर्ष लिखेंगे आंसर का, तो आपको कंक्लूड जो करना है पॉजिटिव नोट पर ही करना है। चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछा हो, पॉजिटिव नोट के साथ आंसर का कंक्लूजन लिखना है। आंसर को जो खत्म करना है पॉजिटिव नोट पर खत्म करना है, ठीक है। चलिए, आलोचना की बात की जाए तो किस किस बात पर की जाती है। तो एक तो ये है कि कांसे की जो मूर्ति का निर्माण है ना, तो कांसे की मूर्ति निर्माण कला पर कुछ लोगों का एकाधिकार है। एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं धीमन व विठपाल, कुछ लोगों का एकाधिकार है, तो ऐसे किया जाता है, आलोचना की जाती है। फिर पहले से प्रचलित जो तत्वों का दोहराव है, पहले से प्रचलित जो तत्व हैं उनका दोहराव किया गया है, महाविहार पर, स्तूप व चैत्य पर भी। एक मिनट, हाँ, मथुरा, हाँ, ये एक ध्यान रखिएगा कि मथुरा, गंधार व गुप्तकालीन शैली के आधार पर मूर्तियों का निर्माण किया गया है, ऐसे आलोचना की जाती है। तो ये आलोचनात्मक पॉइंट्स में एक ये बात ध्यान रखेंगे। बाकी ये चित्रकला की बात की जाए तो अजंता, एलोरा और बाघ की गुफाओं, बाघ की गुफा चित्रों की गुफा चित्र जो है ना, उनकी पुनरावृत्ति है, उनको मतलब कॉपी किया गया है, ऐसे कहने का मतलब ये है, ठीक। तो बस आप पॉइंट्स ध्यान रखिए। उसके बाद सामान्यतः मूर्तियों में केवल अग्रभाग का प्रदर्शन किया गया, अग्रभाग का प्रदर्शन, ठीक है। उसके बाद पत्थर की मूर्तियों की बात की जाए तो प्रस्तर मूर्ति की चमक जो है ना, मौर्यकालीन जो पत्थर की मूर्ति थी उनके समान नहीं है, उनके समान नहीं है। फिर अत्यधिक अलंकरण, काफ़ी ज़रूरत से ज़्यादा मतलब अलंकरण कर दिया गया, मतलब उसमें कृत्रिमता अप्रभावी हो गई है, नेचुरल नहीं लगता है, कहने का मतलब ये हुआ, ज़रूरत से ज़्यादा अलंकारित कर दिया गया है, मतलब सजा दिया गया है, ऐसा समझ लीजिए। मूर्तियों में मौलिकता का अभाव देखने को मिलता है। उसके बाद इधर जगह कम पड़ गई थी तो इधर पॉइंट्स को लिख दिया है। तंत्र मंत्र का प्रभाव देखने को मिलते हैं। मूर्तियों में देवत्व भाव से अधिक मानवीय भाव देखने को मिलता है। सहज सौंदर्य भाव का अभाव है ना, सिंपल सौंदर्य भाव का अभाव है। तो ये सारी बातें सिंपल पॉइंट्स थे ये। जब ऊपर की बातें आपने समझ ली है तो इनमें समझने वाली कोई बात है नहीं, ठीक है। बहुत सारी बातें तो ऊपर में, मतलब इनमें से कुछ पॉइंट्स तो ऊपर में भी हम देखे हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही जरूरी बातें हैं, मतलब एग्जाम पर्सपेक्टिव से। क्योंकि जो सिंपल जो केबीसी नैनो टाइप की बुक पढ़ते हैं, मतलब जो नए लोग हैं केबीसी नैनो टाइप की बुक पढ़ते हैं, उनको लगता है कि क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया है आंसर एक ही तरह से होगा, जैसे केबीसी नैनो में दिया है, क्वेश्चन कुछ भी है आंसर एक ही तरह से लिखा हुआ है। नहीं, क्वेश्चन का जो डिमांड होता है, उसकी मांग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को लिखना होता है, ठीक है ना। तो ये तो जरूरी, आजकल जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर मूल्यांकन, परीक्षण, वर्णन भी किया करने को बोलता है, तो वर्णन में कोई जरूर नहीं कि आप आलोचना लिखें, वर्णन बोल देता है, व्याख्या बोल देता है, बट ज़्यादा चांस होता है कि मूल्यांकन पूछ ले, परीक्षण बोल दे, आलोचना बोल दे, तो वहाँ पर इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये सारी बातें, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।